नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश ब्यान अपने YouTube चैनल MPSW क्लासेस इन हिंदी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। MPSW क्लासेस इन हिंदी YouTube चैनल का मुख्य उद्देश्य MPSW ANM व GNM के कोर्स में सिलेबस को कवर करवाना है। MPSW क्लासेस इन हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें व कोई कमी रह गई हो तो कमेंट करके सूचित करें ताकि उस गलती को समय रहते सुधारा जा सके। आज का अपना टॉपिक शॉर्ट आंसरों का है, जो कि पर यूनिट में 40 मार्क्स के आते हैं और जो स्टूडेंटों को या विद्यार्थियों को अच्छे परसेंटेज की ओर लेकर जाते हैं। आज का अपना पहला टॉपिक है वैक्सीन कितने प्रकार की होती है। वैक्सीन मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किसी बीमारी के पूरे साल रोगियों का मिलना क्या कहलाता है। किसी बीमारी के पूरे साल रोगियों का मिलना पैंडेमिक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3, स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान कितना होता है। स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान अगर सेल्सियस में मापेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और यदि हम उसे फ़ारेनहाइट में मापेंगे तो वह 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है, और एक स्वस्थ शिशु का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। एक स्वस्थ शिशु का हृदय 1 मिनट में लगभग 130 से 140 बार धड़कता है। स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार श्वसन क्रिया करता है। एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में लगभग 18 बार श्वसन क्रिया करता है, और एक स्वस्थ शिशु 1 मिनट में कितनी बार श्वसन क्रिया करता है। एक स्वस्थ शिशु 1 मिनट में 35 से 40 बार श्वसन क्रिया करता है। टाइफाइड में पेशाब का रंग कैसा हो जाता है। टाइफाइड ज्वर में पेशाब का रंग पीला हो जाता है। स्वस्थ व्यक्ति एक दिन में कितना पेशाब कर सकता है। एक स्वस्थ व्यक्ति एक दिन में लगभग 1.5 लीटर मूत्र त्याग करता है या 1500 ml मूत्र त्याग करता है। रोगी को स्वस्थ व्यक्तियों से अलग रखना क्या कहलाता है। एक रोगी को स्वस्थ व्यक्तियों से अलग रखना आइसोलेशन कहलाता है। मलेरिया ज्वर किसके द्वारा फैलता है। मलेरिया ज्वर प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है। मलेरिया ज्वर का संचय काल कितने दिनों का होता है। मलेरिया ज्वर का संचय काल लगभग 10 दिन का होता है। मलेरिया ज्वर कौन से मच्छर के काटने से फैलता है। मलेरिया ज्वर मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। मादा एनाफिलीज एक दिन में कितने व्यक्तियों को काट सकता है। मादा एनाफिलीज मच्छर एक दिन में लगभग 7 से 8 व्यक्तियों को काट सकता है। मलेरिया रोग में गर्म अवस्था में शरीर का टेम्परेचर कितना होता है। मलेरिया ज्वर में हॉट स्टेज पर शरीर का तापमान 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। मलेरिया का नियमित इलाज कितने दिनों का होता है। मलेरिया ज्वर का नियमित
इलाज लगभग 5 दिन का होता है। मलेरिया के लार्वा को ख़त्म करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मलेरिया के लार्वा को ख़त्म करने के लिए मलेरिया लार्वा सोडियल ऑयल का प्रयोग किया जाता है, या मिट्टी के तेल का छिड़काव भी या फुहारा करके उसको ख़त्म किया जाता है। गर्भवती स्त्री को गर्भ अवस्था में टेटनस की कितनी डोज दी जाती हैं? गर्भवती स्त्री को गर्भ अवस्था के दौरान टेटनस के 2 इंजेक्शन दिए जाते हैं। 1978 में किसने वैश्विक स्वास्थ्य लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए स्वीकृति प्रदान की थी? 1978 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने वैश्विक स्वास्थ्य लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए स्वीकृति प्रदान की थी। एड्स के फैलने का संचय काल कितने दिनों का होता है? एड्स रोग के फैलने का संचय काल लगभग 2 वर्ष से 6 वर्ष का होता है। कुष्ठ रोग के फैलने का संचय काल कितने दिनों का होता है? कुष्ठ रोग के फैलने का संचय काल लगभग 2 वर्ष से 5 वर्ष होता है। 1978 से पहले कुष्ठ रोग के लिए कौन सी चिकित्सा पद्धति लागू की गई थी या प्रयोग में लाई गई थी? 1978 से पहले कुष्ठ रोग के लिए 1980 से पहले कुष्ठ रोग के लिए एकल चिकित्सा पद्धति प्रयोग में लाई जाती थी। डी फ्रीज़र का तापमान कितना होता है? डी फ्रीज़र का तापमान -16 डिग्री से -20 डिग्री सेल्सियस होता है। इस डी फ्रीज़र में कौन सी दवाइयाँ रखी जाती हैं? डी फ्रीज़र में पोलियो और खसरा संबंधी रोग के इलाज के लिए दवाइयाँ रखी जाती हैं। ILR की फुल फॉर्म क्या है? ILR की फुल फॉर्म आइस लेनर रेफ्रिजरेटर है। आइस लेनर रेफ्रिजरेटर की फुल फॉर्म आइस लेनर रेफ्रिजरेटर का तापमान कितना होता है? आइस लेनर रेफ्रिजरेटर का तापमान +2 डिग्री सेल्सियस से +8 डिग्री सेल्सियस होता है। वैक्सीन कैरियर में वैक्सीन कितने घंटे तक सुरक्षित रखी जाती हैं? वैक्सीन कैरियर में वैक्सीन को लगभग 12 से 24 घंटे तक सुरक्षित रखा जाता है। आइस पैक में वैक्सीन को कितने घंटे तक सुरक्षित रखा जाता है? आइस पैक में वैक्सीन को लगभग 6 घंटे तक सुरक्षित रखा जाता है। खसरा के फैलने का संचय काल कितने दिनों का होता है? खसरा रोग के फैलने का संचय काल लगभग 7 से 14 दिनों का होता है। रेबीज़ के फैलने का संचय काल कितने दिनों का होता है? रेबीज़ रोग के फैलने का संचय काल 1 से 3 महीने का होता है। रेबीज़ रोग किसके कारण फैलता है? रेबीज़ रोग पागल कुत्ते या बंदर के काटने के कारण होता है। भारत में कितने प्रतिशत रोगी पागल कुत्ते के काटने से रेबीज़ के शिकार होते हैं? भारत में लगभग 90% लोग रोगी पागल कुत्ते के काटने से रेबीज़ के शिकार होते हैं। भारत में कितने टेटनस के जीवाणु कौन से तंत्र को प्रभावित करते हैं? टेटनस के जीवाणु तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। टेटनस रोग का दूसरा नाम क्या है? टेटनस रोग का दूसरा नाम धनुषुआ है। टेटनस किसके कारण फैलता है? टेटनस रोग क्लॉस्ट्रिडियम टिटानी के कारण फैलता है। टेटनस के फैलने का संचय काल कितना है? टेटनस के फैलने का संचय काल 6 से 10 दिन का होता है। टेटनस डिप्थीरिया किसके कारण फैलता है? डिप्थीरिया रोग
कार्निक बैक्टीरियम डिप्थीरिया के कारण फैलता है। डिप्थीरिया के फैलने का संचय काल कितने दिनों का होता है? डिप्थीरिया के फैलने का संचय काल लगभग 2 से 7 दिनों का होता है। पोलियो रोग किसके द्वारा फैलता है? पोलियो रोग पोलियो माइलाइटिस वायरस के कारण फैलता है। पोलियो के फैलने का संचय काल कितने दिनों का होता है? पोलियो के फैलने का संचय काल लगभग 7 से 21 दिन का होता है। हैजा किसके द्वारा फैलता है? हैजा रोग विवेरा कोलेरा बैक्टीरिया के कारण फैलता है। हैजा रोग के फैलने का संचय काल कितने दिनों का होता है? हैजा रोग के फैलने का संचय काल लगभग कुछ घंटों से 5 दिन तक का होता है। रोहे रोग किसके कारण होते हैं? रोहे रोग क्लासमेडियम मीडिया ट्रमोमाइसिन के कारण होते हैं। रोहे रोग के फैलने का संचय काल कितने दिनों तक होता है? रोहे रोग के फैलने का संचय काल लगभग 18 से 20 दिन का होता है। मोतीझारा किसके कारण फैलता है? मोतीझारा सैल्मोनेला टाइफी नामक के कारण होता है। मोतीझारा के फैलने का संचय काल कितने दिनों का होता है? मोतीझारा के फैलने का संचय काल लगभग 14 दिन का होता है। अक्षय रोग का दूसरा नाम क्या है? अक्षय रोग का दूसरा नाम टीबी है। टीबी किसके कारण फैलती है? टीबी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण फैलती है। भारत में कितने प्रतिशत लोग फेफड़ों की टीबी के शिकार होते हैं? भारत में लगभग 99% रोगी फेफड़ों की टीबी से प्रभावित होते हैं। यानी कि भारत में टीबी रोग 99% फेफड़ों में ही पाया जाता है। IDSP समेकित रोग सतर्कता परियोजना कौन से सन में लागू हुई? समेकित रोग सतर्कता परियोजना 2006 में लागू की गई। ICDSP बाल विकास योजना कब लागू हुई? ICDSP बाल विकास योजना 12 अक्टूबर 1975 में लागू हुई थी। काली खांसी किसके कारण होती है? काली खांसी बर्डीटेला परटूटस वायरस के कारण होती है। काली खांसी के फैलने का संचय काल कितने दिनों का होता है? काली खांसी के फैलने का संचय काल लगभग 7 से 14 दिन का होता है। राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम कौन से सन में चलाए गए थे? राष्ट्रीय नियंत्रण मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम 1953 व 58 में चलाए गए थे। 1953 में मलेरिया के रोगियों की कितनी संख्या थी? 1953 में लगभग 7.5 करोड़ यानी 7.5 करोड़ रोगी मलेरिया रोग से ग्रस्त थे। 1900 राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम कब चलाया गया? राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम 1987 में चलाया गया। राष्ट्रीय अक्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम कब चलाया गया? राष्ट्रीय अक्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम 1962 में चलाया गया। नेशनल रिसीव्ड ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम कौन से सन में चलाया गया? राष्ट्रीय
रिसीव्ड ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम 2003 में चलाया गया। NRTCP की फुल फॉर्म क्या है? NRTCP की फुल फॉर्म नेशनल रिसीव्ड ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम है। सिफिलिस के लक्षण कितने सप्ताह बाद दिखाई देते हैं? सिफिलिस रोग के लक्षण लगभग 2 से 5 सप्ताह बाद दिखाई देते हैं। राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम किस सन में शुरू किया गया? राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952 में शुरुआत की गई। कौन से सन में गर्भ निरोधक की पहली गोली में सेप्रेगन और प्रोगिस्टेरोन की मात्रा या साल्ट नहीं था? 1960 में प्रयोग की गई गर्भ निरोधक की पहली गोली में सेप्रेगन प्रोगिस्टेरोन नामक साल्ट नहीं था। रक्त में कौन सी गैस की मात्रा बढ़ जाने के कारण जबाई आती है? यह क्वेश्चन आपने कमेंट में बताना है। उससे अगला क्वेश्चन है, मांसपेशियों में किसका एकत्रित होने पर थकान महसूस होती है? यह क्वेश्चन भी आपने कमेंट में बताना है। दुनिया का सर्वाधिक संक्रामक रोग कौन सा है? यह क्वेश्चन भी आपने कमेंट में बताना है। और सबसे कम संक्रामक रोग या बिल्कुल ही संक्रामक रोग नहीं है, वह कौन सा रोग है? यह क्वेश्चन भी आपने कमेंट में बताना है। मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है? मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी का नाम फीमर बोन है। यह फीमर बोन किस अंग कहाँ स्थित होती है? यह जांग की हड्डी, जांग और पटेला बोन के बीच की हड्डी को फीमर बोन कहते हैं। मानव शरीर के कान में कितनी हड्डियाँ होती हैं? मानव शरीर के कान में एक कान में 3 हड्डियाँ होती हैं। मैलियंस इंकस स्टेपिस मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का क्या नाम है? मानव शरीर के सबसे छोटी हड्डी का नाम स्टेपिस है, जो कि कान की होती है। पागल कुत्ता कितने दिनों बाद मृत्यु का ग्रास बन जाता है? पागल कुत्ता लगभग 10 दिनों के अंदर मृत्यु का ग्रास बन जाता है। मनुष्य की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी होती है? यह कमेंट में आपने बताना है। एड्स कैसी बीमारी है? एड्स का जानलेवा बीमारी है। आँखों का पारदर्शी भाग क्या कहलाता है? यह क्वेश्चन भी आपने कमेंट में बताना है। आँख का रंगदार भाग क्या कहलाता है? आँख का रंगदार भाग परितारिका कहलाता है। मनुष्य के स्थायी दांत कितने होते हैं? मनुष्य के स्थायी दांत 32 होते हैं। और मनुष्य के अस्थायी दांत कितने होते हैं? मनुष्य के अस्थायी दांत 20 होते हैं, जिन्हें दूध के दांत भी कहा जाता है या मिल्क टीथ कहा जाता है। मनुष्य की छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? मनुष्य की छोटी आंत की लंबाई लगभग 20 से 21 फुट होती है। और मनुष्य की बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? मनुष्य की बड़ी आंत की लंबाई लगभग 6 से 7 फुट होती है। सूक्ष्मदर्शी यंत्र का आविष्कार किसने किया? सूक्ष्मदर्शी यंत्र का आविष्कार ल्यूवेनहोक ने किया। गोलाकार जीवाणुओं को क्या कहते हैं? गोलाकार जीवाणुओं को कोकाए कहते हैं।
रीढ़ की हड्डी किससे जुड़ी होती है? रीढ़ की हड्डी वर्टिब्राओं से जुड़ी होती है। रीढ़ की हड्डी की सबसे ऊपर वाली हड्डी का क्या नाम है? रीढ़ की हड्डी की सबसे ऊपर वाली हड्डी का नाम एटलस है। और रीढ़ की हड्डी की सबसे नीचे वाली हड्डी का क्या नाम है? रीढ़ की हड्डी की सबसे नीचे वाली हड्डी का नाम कोकिक्स है, जो कि 4 हड्डियों के युग्म से बनी हुई होती है। कोकिक्स को हम हरियाणवी भाषा में क्या कहते हैं? कोकिक्स हड्डी को हम हरियाणवी भाषा में डुड्डी भी कहते हैं। कोकिक्स के ऊपर कौन सी हड्डी जुड़ी हुई होती है? कोकिक्स के ऊपर सैक्रम नामक हड्डी जुड़ी हुई होती है, जो कि 5 हड्डियों के युग्म से बनी हुई होती है। इस हड्डी में यह हड्डी अगतिशील होती है। इस हड्डी में जब महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान शिशु पैदा होता है उस टाइम कुछ हलचल होती है, अन्यथा यह हड्डी कभी भी हिलती नहीं। मुंह द्वार की कोमल ग्रंथियों को क्या कहते हैं? मुंह द्वार की कोमल ग्रंथियों को लार ग्रंथि कहते हैं। बेसिलाए किसके आकार के होते हैं? बेसिलाए छड़ के आकार के होते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है या कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यह क्वेश्चन आपने कमेंट में बताना है। और शरीर में शुद्ध रक्त किसके द्वारा ले जाया जाता है? शरीर में शुद्ध रक्त धमनियों के द्वारा ले जाया जाता है। शरीर की सबसे छोटी इकाई का क्या नाम है? शरीर की सबसे छोटी इकाई का नाम कोशिका है। अवशोषण क्रिया किस में होती है? अवशोषण क्रिया मुख्यतः छोटी आंत में होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय जनेवा स्विट्ज़रलैंड में है और इसका क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली में है। आज का टॉपिक यही समाप्त करते हैं। उससे पहले हम आपसे फिर जो आपने कमेंट में बताने हैं उन क्वेश्चनों को दोबारा से दोहराते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, रक्त में कौन सी गैस की मात्रा बढ़ जाने के कारण हमें जबाई आती है? नंबर 2, मांसपेशियों में किसका एकत्रित होने पर थकान महसूस होती है? नंबर 3, दुनिया का सबसे सर्वाधिक संक्रामक रोग कौन सा है? नंबर 4, दुनिया का सबसे कम संक्रामक रोग कौन सा है? नंबर 5, मनुष्य की सबसे मजबूत मांसपेशी का नाम क्या है? और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख के पारदर्शी भाग को क्या कहते हैं? और क्वेश्चन नेक्स्ट है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का वजन कितना है? आज का टॉपिक हम यही समाप्त करते हैं। उससे पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप MPSW यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वह कोई कमी रह गई हो कमेंट करके सूचित करें। ये जो कमेंट में हमने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं इनका एक ही मकसद है कि बच्चे जो हमने ये मेहनत करके वीडियो बनाई है ये देखकर क्वेश्चन ढूंढने की इच्छा पैदा करते हैं या नहीं करते। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपने भविष्य की ओर अग्रसित रहें। थैंक यू, धन्यवाद।